अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो चेंज होगी। आज हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो कुछ पोलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, d हैज़ पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस d इंटू वाई इज़ इक्वल टू x4 प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की और हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले उसी सेम प्रोसीजर से हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिखी, डी हैज़ पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस d इक्वल टू 0। अब हम इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो रूट्स मेरे पास जो हैं वो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ से d सब इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है, तो d को हमने कॉमन ले लिया। अब d इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, और सेकंड सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है, d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का रिज़ल्ट फाइंड आउट करने के लिए, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्बिट्ररी कोई वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और जो नंबर इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका रूट होगा। तो इनिशियली हम क्या पुट करते हैं, d इक्वल टू 1। जब मैंने d इज़ इक्वल टू 1 ही सब्स्टिट्यूट किया तो रिज़ल्ट मेरे पास सेटिस्फाई हो रहा था। इट्स मीन d इज़ इक्वल टू 1 भी हमारी गिवन इक्वेशन का एक रूट है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ किया। d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 के कोफिशिएंट्स को सिंथेटिक डिवीजन में मैंने अरेंज किया। क्योंकि d नहीं है तो d की जगह पर उसका रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। अब 1 पर डिवाइड किया तो कम्प्लीटली 0 आंसर आ रहा है हमारे पास, यानी कि रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ रहा है। आफ्टर डिवीजन हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है नीचे 1 माइनस 1 माइनस 1, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हम इसका। तो अगर कोई नंबर इस पे ट्राई भी करेंगे तो ये इसको कम्प्लीटली, कोई इंटीजर जो है वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इसको वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। लेकिन इससे पहले वाले रिज़ल्ट्स में क्योंकि वो फैक्टर्स बन जाते थे तो इजीली कोई और नंबर हमें मिल जाता था जो उसी इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन में ही कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, सो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हमने और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया हमने इस पर। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 5/2। अब हमारे पास टोटल रूट्स आ गए, d इज़ इक्वल टू 0 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 5/2। ये 3, बल्कि एक आंसर हमारे पास प्लस के रूट ऑफ 5 वाला है और सेकंड आंसर है 1 माइनस के रूट ऑफ 5/2। अब इन 4 आंसर्स को, यानी इन 4 रूट्स को ही हमने अपने आंसर में सेट करना है। तो वाई सी हमारे पास इज़ इक्वल टू आ गया c1 एक्सपोनेंशियल 0x, यानी a की जगह पर 0 आ रहा है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे c2 एक्सपोनेंशियल 1 इंटू एक्स प्लस c3 एक्सपोनेंशियल 1 प्लस के रूट ऑफ 5/2x प्लस c4 एक्सपोनेंशियल 1 माइनस के रूट ऑफ 5/2x। अब ये हमारे पास वाई सी का टोटल आंसर लास्ट पे लिखा हुआ है। सिंपल हमने इसमें एक्सपोनेंशियल 0 का आंसर भी लिख लिया जो कि 1 था, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाने से c1 ही रह जाएगा। 1 से जब x को मल्टीप्लाई करवाएंगे वो जस्ट हमारे पास x ही रह जाएगा। सो ये हमारे पास वाई सी का आंसर है।
अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वाई पी वो फाइंड आउट करेंगे। तो वाई पी के लिए हमारे पास जो रूल है वो अप्लाई किया हमने 1/, डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एफ ऑफ एक्स। अब हम उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसे सॉल्व आउट करेंगे। डी कॉमन आ रहा है, डी को कॉमन ले लिया, और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो हमारे पास मेथड आता है कि हमने उसे डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल थ्योरम में चेंज करना है। तो देखें ज़रा, मैंने इसको 1 + x में लिख लिया। ये कंसीडर करें कि ये हमारे पास x नोटेशन है। जब ये सारे का सारा फंक्शन हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो इसके ऊपर अगर नीचे 1 पावर थी तो जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। इसके बाद यहाँ पे हमने इस पे पॉलिनोमियल थ्योरम अप्लाई किया। -1 - x, इसकी आप मैक्लॉरिन सीरीज़ भी निकाल सकती हैं। यही हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट बन रहा है। माइनस पे भी अवेलेबल हो और प्लस में भी, तो ये रिज़ल्ट आपने याद भी रख लेना है कि 1 + x होल की पावर -1 इसका क्या आता है रिज़ल्ट मैक्लॉरिन सीरीज़ में, और 1 - x हैज़ पावर -1 इसका हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ में क्या आंसर आता है। तो हमारे पास क्योंकि रिज़ल्ट आता है 1 + x हैज़ पावर -1, तो हम यहाँ से ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे जो कि इज़ इक्वल टू है 1 - x + x² - x³, यानी ऑड वालों पे नेगेटिव साइन है और इवन वालों पे पॉजिटिव साइन है, प्लस अप टू सॉन। अब देखिए हमारी पॉलिनोमियल में हायर डिग्री क्या आ रही है। हमारी पॉलिनोमियल में हायर डिग्री आ रही है 4। अब हम इस मैक्लॉरिन सीरीज़ में भी, कंप्लीट मैक्लॉरिन सीरीज़ में जो डी की हायर पावर है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 4 तक फाइंड आउट करेंगे। यानी हम इन तमाम स्क्वायर को, क्यूब को चेक करेंगे कि इनमें जहाँ तक डी हैज़ पावर 4 रखता है, इससे अबव वाली पावर से हमें कुछ कंसर्न नहीं है, हम उसे अप टू सॉन में लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर 4 तक डेरिवेटिव फाइंड आउट किए जा सकते हैं, 4 से हायर ऑर्डर तक के डेरिवेटिव यहाँ फाइंड आउट भी करेंगे तो वो 0 होंगे। तो कांस्टेंट जब आएगा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा हमारे पास, हमें फर्दर फिर उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे ऑब्वियसली 0 कह देंगे। तो ये यहाँ से मैंने स्क्वायर ओपन किए और क्यूब का फार्मूला भी ओपन किया। अब यहाँ पे देखें, सिर्फ 4 पावर तक की वैल्यू को हमने कलेक्ट करना है। ये भी हमारी वैल्यू है, ये भी 5 9 4 तक। उसके अलावा क्यूब के रिज़ल्ट में भी कोई ऐसी वैल्यू डी की नहीं है जो हमें चाहिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ स्क्वायर तक इसको ओपन करके और वहीं तक की वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप क्यूब वाले को फार्मूला को ओपन ना भी करें, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ओपन किया था। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको इतना लंबा सॉल्व करने की भी, यानी क्यूबिक पावर तक सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास हमारी पॉलिनोमियल की हायर डिग्री होगी तो फिर हमें डी की भी हायर डिग्री तक उसको सॉल्व करना होगा और डी की हायर डिग्री फाइंड आउट करना पड़ेगी। अब ये देखिए, हमने इसको अरेंज कर लिया। यहाँ पे 1 + 2 d² - d³ यानी लोअर डिग्री से इसको जी। तो स्टूडेंट्स, अरेंज कर लिया हमने। अब अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, मैंने 4 तक वैल्यू जो है वो लिख ली और 4 के बाद वालों को मैंने अप टू सॉन कर दिया। अब मेरे पास ये पॉलिनोमियल है और ये डिफरेंशियल्स हैं। अब स्टेप बाय स्टेप ये वाला सारा का सारा रिज़ल्ट मेरे पास हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा और उसी से उसके डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट करेंगे।
फर्स्टली ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंडली इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए इसका, और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये नेक्स्ट पेज पे। ये देखें मेरे पास सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर यहाँ पे उसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, और फिर सेकंड से हमने यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव लिखा, थर्ड से ये इसका फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। फोर्थ डेरिवेटिव में देखें ज़रा 24 आ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर इससे हायर डी की वैल्यूज़ भी हम लिखते तो वहाँ पे उसका डेरिवेटिव हमारा 0 आ जाता। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद। इसके बाद हमने इसको अरेंज कर लिया फ्रॉम हायर पावर टू लोअर पावर। 1/d ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, अभी उसे सॉल्व करना है हमने। 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर की हमने इंटीग्रेशन कर देनी है। x की पावर हमारे पास 4 लिखी हुई है, वो 5 और 5 बन गया। और नेक्स्ट जब x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हुई तो वो x³/3, x की इंटीग्रेशन x²/2, 97 की इंटीग्रेशन आ गई 97x। ये अब हमने अपना फाइनल yp भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा टोटल सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, yc प्लस yp। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, d² + 4 × y = 4 sin² x। सबसे पहले सेम प्रोसीजर से हमने इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारे पास रिज़ल्ट आ गया +-2 आयोटा, +2 आयोटा से हमारे पास आ गया आंसर कॉस का, और -2 आयोटा से आंसर आ गया हमारे पास साइन का। उसके बाद हम yp फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमने अपनी डेफिनेशन अप्लाई की 1/डिफरेंशियल इनटू कैपिटल f(x). तो अब यहाँ पे कैपिटल f(x) हमारा क्या है, 4 sin² x। तो आप लोगों ने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उसमें sin² का तो कोई रूल नहीं था, लेकिन अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखें ज़रा नेक्स्ट पेज पे। 4 को मैंने हाफ डिवाइड कर लिया, ठीक है। 2 × 2 = 4। तो अब 2 मैंने लिखा यहाँ पर sin² के साथ, और एक जो 2 बाकी था वो मैंने दूसरी साइड पर ऊपर लिख दिया। अब 2 sin² = 1 - cos 2x। फर्दर बाहर वाले रिज़ल्ट को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। फर्स्ट जो वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है उसमें कंसीडर करते हैं कि एक्सपोनेंशियल की पावर 0 थी, इस वजह से यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यानी जहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा आपने ये कंसीडर करना है कि वहाँ एक्सपोनेंशियल हैज़ पावर 0 लिखा हुआ है, या एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 लिखा हुआ है। ओके, तो अब cos 2x की तरफ आएँ। cos 2x को अगर हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, रियल ऑफ लिखा मैंने इसको। रियल ऑफ लिखने के बाद cos 2x को भी एक्सपोनेंशियल की पावर में चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर तो हमारे पास इजीली आंसर आ गया 2/4, जब हमने ये 0 अपनी d की वैल्यू की जगह पर अप्लाई किया। लेकिन दूसरी साइड पे जो रियल ऑफ एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा x लिखा हमने, वहाँ अगर हम 2 आयोटा पुट करते हैं तो रिज़ल्ट आता है हमारे पास, यहाँ से ये देखें 0। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ से चेंज होगी, फर्स्ट रिज़ल्ट यही रहेगा हमारे पास, और ये कैलकुलेशन हमारी चेंज होगी। ये स्टेप्स भी दोनों आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये दोनों। तो आप जस्ट यहाँ तक ही कर लें और फिर यहाँ से अंडरस्टैंड करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड कि क्या ये वाला पॉइंट इसका रूट है या नहीं। आप रफ वर्क में भी इसको चेक कर सकते हो एग्ज़ाम में।
ओके जी, क्योंकि 2 आयोटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूट है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसे इस प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। 2/d² + 4, ये मैंने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब जिस नंबर में 2 आयोटा पुट करने से ज़ीरो आता है उसके अलावा बाकियों में 2 आयोटा पुट कर देंगे और वहाँ से हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी। हमारे पास रूल है कि अगर 1/d माइनस लिखा हो, 1/d - a एक्सपोनेंशियल ax, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो तो ये इज़ इक्वल टू है हमारे पास x एक्सपोनेंशियल ax के। तो अब यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो पावर हमारे पास एक्सपोनेंशियल की है वही हमारे पास d में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें भी x का इजाफा कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला आयोटा लिखा हुआ है, इसको हमने सॉल्व आउट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे आयोटा से। नीचे बनेगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, तो ये माइनस इस वजह से लगाया यहाँ पे। अब ये हमारे पास YP का टोटल आंसर आ गया है, जिसे हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास Y का टोटल रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट को स्टूडेंट्स, इस रिज़ल्ट को वापस इसकी इस जगह पे हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर रियल के आगे इसको रिप्लेस करेंगे। ये रियल के आगे जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है, क्या मैंने एक्सपोनेंशियल आयोटा 2x को मैंने कॉज और साइन में चेंज कर दिया है यहाँ पर। क्लियर, कॉज और साइन में चेंज करने के बाद जो बाहर आयोटा लिखा हुआ है इसे साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया और ये नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पर। पहले मैं डायरेक्ट लिख लिया था, फिर आपकी आसानी के लिए मैंने ऊपर भी लाइन लिखी कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रिज़ल्ट लिखा हुआ है, इसमें से जो टोटल रियल नंबर आ रहा है वही हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये हमारे पास 2/4 जो प्रीवियस हमारे पास YP से रिज़ल्ट आ रहा था फर्स्ट वाला, हमने वो लिया। यहाँ से टोटल आंसर आया 1/2 और इस टोटल में से जब हम रियल वैल्यू सेपरेट करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली है, वो हमारी यहाँ आ गई। अब फर्स्ट आंसर में से और सेकंड आंसर में से 1/2 कॉमन आ रहा है तो 1/2 कॉमन ले लिया हमने और अब ये हमारे पास है फाइनल हमारा YP। दोनों सॉल्यूशंस को ऐड किया तो ये हमारे पास हमारा फाइनल Y का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10। d³ - 2d + 4 × y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x cos x। अब यहाँ पे देखें हमारा जो कैपिटल f(x) है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, इसके बाद हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे कि डी के किस किस रिज़ल्ट के लिए यहाँ से हमारे पास एक ये रिज़ल्ट जो है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर जो हमें मिला वो d इज़ इक्वल टू -2 था। तो d अगर हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। अब सिंथेटिक डिवीजन का हमने यूज़ किया, -2 से हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिवाइड करवाया, हमारे पास रिमाइंडर डायरेक्टली इक्वल टू 0 आ गया।
और जो अंदर हमारे पास रिज़ल्ट बचा है 1 माइनस 2 2, अगर हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो वो डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट हो रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। मैंने दोबारा से सिंथेटिक डिवीजन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवाया, तो मेरे पास आंसर आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा, जिससे मेरे पास वाई सी का आंसर आ गया C1 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस एक्सपोनेंशियल x इंटू C2 कॉज x प्लस C3 साइन x। अब हम यहाँ से वाई पी फाइंड आउट करेंगे, तो वाई पी के लिए मैंने अपना रिज़ल्ट यूज़ किया 1 ओवर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का रिज़ल्ट एक्सपोनेंशियल एक्स कॉज एक्स है, वहाँ से वो आंसर आया। सबसे पहला रूल अप्लाई हुआ डी पे, हमने अप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल एक्स लिखा हुआ था, यानी एक्सपोनेंशियल एक्स जो है उसका कोफिशिएंट क्या था 1, तो डी प्लस 1 हम चेंज करेंगे हर डी के रिज़ल्ट पर, इसलिए जितने भी डी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में अवेलेबल थे उनकी जगह पर हमने डी प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद हमने उन रिज़ल्ट्स को ओपन किया और कॉज एक्स को भी एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स में चेंज कर दिया हमने। अगर हम डायरेक्टली अपने इस रिज़ल्ट में डी के इस रिज़ल्ट में आयोटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो आंसर हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए बेहतर है हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाएं और फिर अपना आयोटा अप्लाई करें। तो मैंने सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए, इसके पेयर्स बना लिए। अब जिस नंबर पर आयोटा पुट करने से 0 आता है जिस फैक्टर पे, उसे छोड़कर बाकियों में हम आयोटा अप्लाई कर देंगे। यहाँ से मेरे पास आंसर आया 2 आयोटा। फर्दर ये रिज़ल्ट मेरे पास इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास ये ब्रैकेट के अंदर वाला रिज़ल्ट आया, यानी मल्टीप्लाई करवाया आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1, और जब 3 से आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 3 आयोटा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये रिज़ल्ट जो है ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। ओके जी, बाकी हमारे कांस्टेंट आ गए। अब वही फार्मूला हमारा यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, हमने वही रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ करते हुए यहाँ पे नीचे इसके रिज़ल्ट का आंसर लिख लिया x। अब सिंपल हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है जो अभी हमने नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। फर्स्टली नीचे से आयोटा टर्म को वैनिश करना और दूसरा यहाँ से इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करना। तो 1 ऊपर मेरे पास जब रिज़ल्ट था -1 प्लस 3 आयोटा, इसको मैंने नेगेटिव कॉमन लेने के बाद रिज़ल्ट बना लिया 1 माइनस 3 आयोटा। 2 यहाँ से ये पीछे चला गया है। अब इस रिज़ल्ट को कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया, यानी 1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स को कॉस प्लस आयोटा साइन में कन्वर्ट किया। वन प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया मैंने कॉस प्लस आयोटा साइन से। ओवर में जो नंबर था वो मेरे पास 10 बना, जिसे मैंने साइड पे लिख लिया, क्योंकि इन दोनों में भी आयोटा टर्म नहीं है x/10 में, ये भी रियल नंबर के बैक साइड पे लिखे जा सकते हैं। अब इन दोनों रिजल्ट्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें किन नंबर्स के कंसर्न है, सिर्फ रियल नंबर से। तो आप चाहे डायरेक्टली सारा मल्टीप्लाई ना करवाएं, सिर्फ जो अपने कंसर्निंग मटेरियल है वही ले लें। तो रियल नंबर कब आएगा, जब कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा और जब 3 आयोटा साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो वही दोनों रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब मेरे पास आफ्टर सॉल्यूशन ये कंप्लीट आंसर है वाई पी का।
वाई सी और वाई पी के दोनों रिज़ल्ट्स को हमने ऐड कर दिया। तो यही मेरे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हम ये वाली लें, डी स्केयर माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई, यानी यहाँ पर क्यूब की बजाय अगर स्केयर लेके यूज़ करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x c1 cos के रूट ऑफ 3x प्लस c2 साइंस के रूट ऑफ 3x ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल x cos x। तो इसको चाहे आप ट्राई कर लीजिएगा इस स्टेटमेंट को लेके क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।